चलिए, स्वागत है सभी का। आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। इक्वेशंस यानी समीकरण। इस चैप्टर के बेसिक से आप सब लोग भली भांति परिचित है। समीकरण किसको कहते हैं? तो समीकरण में जैसे एक सबसे बेसिक एग्जाम्पल लिखूँ मैं, तो आप लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है बताओ? समीकरण। यही होता है। फिर इन समीकरणों को आपने सॉल्व भी किया। जैसे अगर मैं कहूँ इसका हल ज्ञात कीजिए, इसका मूल ज्ञात कीजिए, इसका सॉल्यूशन रूट फाइंड कीजिए। हल को क्या कहते हैं? रूट। ध्यान रखें, इसका सॉल्यूशन यानी इसका जो हल होता है उसी को हम लोग कहते हैं रूट, या फिर हिंदी में मूल कहते हैं। मूल ज्ञात करो, रूट ज्ञात करो। तो आप लोगों ने कई मेथड्स से इसका हल ज्ञात किया। आप लोगों ने सबसे जो बेसिक, सबसे 8th 9th में पढ़ते थे, मल्टीप्लाई करे तो 2 एडिशन सब्ट्रैक्शन पर -3, जिसको कहते थे गुणनखंड मेथड। फैक्टर करके करो। तो आप लोग इसके फैक्टर करते थे। जैसे इसके फैक्टर होंगे x - 2 x - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिली? 2, और x की वैल्यू कितनी मिली? 1। सही बात है। अब मैं इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ, जिसके मैंने कुछ जो डेफिनेशंस वगैरह है वो लिख रखी है, पूछी नहीं जाती है, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहली बात आती है, जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग पढ़ते थे 1 2 3 एट्सेट्रा। यानी कहीं आपने देखा होगा 5th 6th तक आप लोगों ने कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं पढ़े। गणित मतलब 1 2 3 जो अंक गणित थी उसको क्या कहते हैं? अंक गणित। वहाँ आपने एल्जेब्रा कुछ नहीं आया। बट जैसे ही थोड़े बहुत बड़े हुए 6th 7th के अंदर आसपास, तो आप लोगों ने देखा वहाँ XYZ की चीज़ें आने लगी मैथ्स में। XYZ जिनको हम लोग चर कहते थे, वेरिएबल्स। तो जहाँ कहीं पर भी ये XYZ इंक्लूड हो जाते थे, वही से स्टार्ट हो गई एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये जो XYZ है इनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट बताते हैं। बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोगों ने क्या कहा छोटी क्लासेस में? बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चंस पढ़ते भी थे कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करो, योग करो, सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, गुणा करो, ये सब हम लोगों ने सीखा। फिर थोड़े से 9th 10th के अंदर आए और हम लोगों ने कहा कि एल्जेब्रिक फंक्शंस जो है इसको ही fx के फॉर्म में कहा, और कहा कि इन फंक्शंस को सॉल्व करो। अब फंक्शंस भी कई टाइप के होते थे। इसमें देखो मैंने लिख रखा है परिमेय अपरिमेय फलन। तो परिमेय फलन उसको कहते हैं जिनके अंदर जो x की जो पावर्स है वो उस फॉर्म में हो, नाम क्या कहते हैं? इंटीजर्स फॉर्म में। बट अगर ये करणी यानी रूट x की पावर कितना हो गया? हाफ। तो इस टाइप से फॉर्म में हो तो हम लोग इन्हीं फंक्शंस को क्या कहेंगे? इरेशनल फंक्शन। नहीं पूछते, सारा बेसिक कंसेप्ट है, इसीलिए बस लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा। जो चीज़ है आपने 9th क्लास 10th क्लास में आके पढ़ी, बहुपद। बहुपद में आपने पढ़ा कि कौन सा पोलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसी के अंदर होता है पूर्णांक फलन। पूर्णांक फलन का ही नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते थे अपन पोलिनोमियल। तो कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन fx पोलिनोमियल कब होगा? ये fx बहुपद है या नहीं, क्या मालूम चलेगा? तो ये एक छोटी सी बेसिक बात है कि अगर x के जो पावर्स है, x की जो घात है, वो ओनली ऑन ओनली धनात्मक पूर्णांक हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। यानी देखो x की पावर 3, x स्क्वायर, x की पावर 1, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0। तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर हो, उस केस में हम उस फंक्शन को कहते हैं बहुपद, पोलिनोमियल। अगर ये कहिए मैं x की पावर -2 कर दूँ ना, तो ये बहुपद नहीं है। हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शन है बट बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए पावर्स ऑफ वेरिएबल x मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4। क्लियर? अब उससे आगे आती है देखो समीकरण और सर्वसमीका। समीकरण और सर्वसमीका, इसको ही जरा इंग्लिश फॉर्म में लें। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश में थोड़ा फोकस करेंगे। समीकरण को इक्वेशन कहते हैं, सर्वसमीका को आइडेंटिटी कहते हैं। अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है? तो देखो, मैंने अभी ये चीज़ लिखी है, ये एक इक्वेशन है, जबकि एक चीज़ लिखता हूँ मैं
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक सर्वसमीका है। हो सकता है आप में से कईयों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और डिफरेंस जानते हो, बट जिनको नहीं पता है वो ज़रा ध्यान से देखें। हाँ जी, ये समीकरण है जबकि ये सर्वसमीका है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समीकरण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है यानी जितने पावर का है इसके उतने ही सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे ये पावर 2 का है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। इसके 2 सॉल्यूशन कौन कौन से? 2 और 1, यानी इसके ऐसी ओनली 2 वैल्यूज पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसलिए ये इक्वेशन है, समीकरण है। जबकि x की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए, x के सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है ये समीकरण। कहते हैं इसको समीकरण ही है बट ये सर्वसमीका है। क्यों? क्योंकि ये x के सभी मान फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x दिस विल सेटिस्फाई। आपको पता है हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, चाहे x की जगह कुछ भी रख लो। तो जब ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए आ जाए तो इस केस में उसी समीकरण को क्या कहा जाता है? सर्वसमीका कहा जाता है। ये मैंने इस कॉन्सेप्ट में लिखा है। ओके, मे बी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले, बट आज तक तो पूछा हुआ नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए क्योंकि नाउ आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, छोटी मोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। नाउ 9th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ा? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि इसके अंदर ही बताऊं, पहले मैं बता दूं रिमाइंडर यानी भागफल का मतलब क्या होता है। 7 के अंदर 2 का भाग लगाया, 3 बार पूरा गया, पीछे बचा 1, यानी रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, तो उसका आंसर है 1। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही आप लोगों ने भाग लगाना भी सीखा, डिवाइड करना। अगर मैं इसमें x-2 का भाग लगाऊं तो पीछे कितना बचेगा? ठीक है, ये आपको बताता है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है देखना। मेरे को ये बताओ, x² माइनस 3x प्लस 2 में x-1 का डिवाइड लगाऊं, रिमाइंडर कितना होगा? क्वेश्चन नहीं है। तो एक तो ये मेथड है जो अभी मैंने बताया, यूँ पूरा डिवाइड दे के देखो, बट रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है अगर आप x-1 का डिवाइड लगा रहे हो तो सिंपली इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर बचेगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 2 यानी 2 + 1 3 - 3, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचेगा भी। आपको पता है कोई भी किसी का गुणनखंड हो, अभी अभी मैंने बताया, ये देखना x-1 इसका एक गुणनखंड था, फैक्टर था। जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसमें डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल कितना बचता है? 0। उसी को तो गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 6 में 2 का डिवाइड लगाओ, पीछे 0 बचा। क्यों बचा? क्योंकि 6 के अगर मैं गुणनखंड करूँ, फैक्टर करूँ, 2 × 6 3 × 3, 6 के 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है। कौन कौन? 2 और 3। और आपको मालूम है अगर मैं 6 में 2 का भाग लगाऊंगा तो भी 0 बचेगा, और 6 में 3 का डिवाइड करूंगा तो भी 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों ही इसके गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पर, यही मैंने इक्वेशन लिखी थी, ये x-1 इसका एक गुणनखंड था, इसका फैक्टर था। इसका मतलब इसमें इसका डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया रिमाइंडर थ्योरम में, सिंपली इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी तो जो बचा वो रिमाइंडर 0 है। ये फैक्टर वाला थ्योरम कहता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या? कि अगर ऑन डिवाइडिंग एनी पोलिनोमियल f(x) ऑफ डिग्री 1 और मोर बाय x माइनस अल्फ़ा, अगर मैं किसी में x माइनस अल्फ़ा का डिवाइड लगाता हूँ, ये मेरा फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन f(x) में x माइनस अल्फ़ा का डिवाइड लगाऊंगा तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? f अल्फ़ा के। अल्फ़ा मतलब यहाँ अल्फ़ा कितना है देखो 1। अगर मैं यहाँ x-2 का डिवाइड लगाता, रिमाइंडर चेक करना है, तो यहाँ 2 पुट कर दो। इसी फैक्टर में x-3 का डिवाइड लगाना है तो x की जगह 3 पुट कर दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर? ये है रिमाइंडर थ्योरम।
ठीक है, ओके। नाउ फैक्टर थ्योरम, आप लोगों ने बचपन की क्लासों में फैक्टर खूब गेम खेले हैं, गुणनखंड। अब मेरे को ये बताओ, x² - 3x + 2 है, अभी मैंने बताया। अगर इसका कोई फैक्टर ढूंढना हो तो एक तो ये मेथड है, दूसरा आप लोगों ने जैसे सिस्टम सीख रखा है कि x - 2 × x - 1, यही है इसके दो फैक्टर, तो ये इसके गुणनखंड है। ये तो फैक्टर डायरेक्टली अब आप करो तो समझ में आया। दूसरा, अगर मैं इसको भूल जाइए, ये आपको नहीं पता, इसके फैक्टर चेक करना है, ये हमारा fx है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करके देखो x = 1, x = 1 रख के देखो यहाँ, अगर इसको सेटिस्फाई कर गया यानी = 0 आ गया, fx क्या आ गया, 0, तो ये इस समीकरण का फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। या 1 पुट करके देखता हूँ, 1 - 3 × 1 + 2 = कितना मिल गया, 0, fx 0 मिल गया, यानी x = 1 इज सॉल्यूशन, और x अगर 1 इसका सॉल्यूशन है यानी x - 1 = 0 इज फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड है, किसका, ऑफ fx। अगर मैं कहता हूं x = 3 पुट करके देखता हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 - 3 3 = 9 + 2 क्या मिला, 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 3, x = ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, =0 नहीं आया, यानी x = 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ fx, और सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब x - 3 = 0 इज नॉट फैक्टर। तो कोई किसी का फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 बचे, और अगर 0 नहीं बचता है यानी उसमें fx की वैल्यू 0 नहीं आती है, तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। यही हम लोगों ने फैक्टर वाले थ्योरम में देखा है कि अगर fx = 0 का एक रूट अल्फ़ा हो तो x - अल्फ़ा उसका गुणनखंड होगा, ठीक। इंग्लिश में इफ़ अल्फ़ा बी द रूट ऑफ fx = 0, fx का एक रूट अल्फ़ा है, जैसे अभी मैंने क्या सेट किया, fx का एक रूट 1 आया, ये रूट मतलब सॉल्यूशन को ही रूट कहते हैं, रूट मतलब मूल, और ये अगर इसका एक मूल है, इसका मतलब x - अल्फ़ा यानी x - 1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। देखो, इज कम्प्लीटली डिवाइड बाई x - अल्फ़ा, कम्प्लीटली डिवाइड, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0, इसीलिए तो हम चेक कर रहे हैं कि fx की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये तो सारी चीज़ें आपके बेसिक आधार पर। अब कुछ नोट, आपने देखा अगर कोई द्वितीय घात का समीकरण है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो 10th क्लास में, 2। फिर आपके आई त्रिघात समीकरण है, x³ वाली इक्वेशन आई, उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, 3। तो इसी टाइप से ये रूल कहता है कि अगर कोई n घात का समीकरण है, यानी पहला नोट, अगर n घात का कोई इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, n होंगे, n से ज़्यादा नहीं होंगे, हाँ n से कम हो सकते हैं। कारण क्या, क्योंकि कई रूट आपने देखा रिपीट भी मारते हैं, जैसे x² - 2x, पीछे एग्जाम्पल लिखता हूँ यहीं, एक और एग्जाम्पल, x² - 2x + 1 = 0। अब आप कहोगे इसके 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, मैं 2 की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसके फैक्टर ये हैं, यानी इसके 2 रूट और दोनों के दोनों सेम ही है, यानी एक रूट ये 1, बट 2 से ज़्यादा कभी आप नहीं निकाल पाओगे, ये 100% श्योर है, अगर क्या है, द्विघात समीकरण है। ये चीज़ भी क्लियर। नाउ इतनी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में इससे आगे का जो फैक्टर है वो हमारे ग्रेजुएशन सिलेबस से स्टार्ट होगा कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप दिमाग में रखें, और इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो
प्रोफाइल है वो स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा, और ना भी आया हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।